हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 में आपने क्या गलतियां किया है, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, या अब जो एक दिन में बचे हुए हैं उसमें क्या नहीं करना है, और भी अन्य खबरें आपको बताऊँगा। बिहार दरोगा और NTPC की परीक्षा है जो कि तो कई छात्रों की टकरा गई है। दूसरी है कि NCL जो बनवा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं RO का ही होना चाहिए, या उससे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं BSSC CGL 3, क्योंकि अंतिम समय आ गया है। तो क्या है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का अगर है तो ये भर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ गड़बड़ियाँ हुई है। पहले तो हुई है कि आपको विषय में, सब्जेक्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि किसी ने है जो कि गलत भर दिया, तो किसी ने है जो कि सब्जेक्ट में ऑल लिख दिया, तो किसी ने है जो कि सिर्फ ऑनर्स लिखा, तो किसी ने जो कि ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी या अन्य विषय भी लिख दिया, तो किसी ने सब्जेक्ट का नाम ही छोड़ दिया, तो किसी ने सब्जेक्ट का नाम ही गलत भरा, किसी ने पासिंग डेट गलत भरा, तो किसी ने है जो कि यूनिवर्सिटी नेम गलत भर दिया, किसी ने यूनिवर्सिटी स्पेलिंग गलत। ऐसी गलतियां हैं जो कि हुई है। तो न्यूनतम अंतिम तिथि तक जो भी पास है, लेकिन एक कंडीशन है जो ये फॉलो नहीं करता है। ये किनका नहीं करता है? जिनकी अधिकतम उम्र सीमा जो है आपको जो दिया गया है 2015 का दिया गया है, 1/8/2015 जो दिया गया है, उसके पहले ये जो अधिकतम उम्र सीमा का लाभ ले रहे हैं 1/8/2015 को, और वो किसी कारणवश ग्रेजुएशन है जो कि इससे पहले नहीं किए हों। बहुत एक कंडीशन ऐसा भी आया अधिकतम उम्र सीमा जो 1/8/2015 उनकी अधिकतम उम्र सीमा पर है, और ग्रेजुएशन जो पास किए हैं वो 16-17 में पास, तो वो फॉर्म है जो कि नहीं भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरा गया है तो वो फाइनली है जो कहीं ना कहीं जाकर जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो उनके लिए सिर्फ है जो कि ये कंडीशन, लेकिन अंतिम तिथि तक भी आपको आ जाएगा। मार्कशीट नंबर भी कम से कम 3rd ईयर का आ जाएगा, तभी है जो कि आप है जो कि फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है, जो बहुत सारे लोग जो सब्जेक्ट गलत भरे हैं या ऑनर्स या ऑल लिख दिए हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे काउंसलिंग में कोई क्वेरी किया जाएगा तो आपको जवाब देना है। मान लीजिए कोई विषय फिजिक्स छूट गया, केमिस्ट्री छूट गया, स्पेलिंग गलत हो गया, यूनिवर्सिटी का नाम या पासिंग ईयर गलत हो गया, या आपको जो यूनिवर्सिटी जो आपके सर्टिफिकेट नंबर है या मार्कशीट नंबर है आपने प्रोविजनल का दे दिया, तो या मैट्रिक का नंबर के बजाय जो कि सीरियल नंबर दे दिया, तो ये सब आपको काउंसलिंग में हो सकता पूछा जाए अगर उनको डाउट होगा। लेकिन ये सब सामान्य तरीके, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ, काउंसलिंग के समय थोड़ी बहुत है जो कि पूछताछ आपसे होती है कि आपने क्यों ये गलत नंबर भर दिया पासिंग, ये सर्टिफिकेट नंबर आपका तो ये नहीं है, या आपने जो विषय दर्शाया है वो गलत दर्शाया है। तो इसका सॉल्यूशन है जो कि काउंसलिंग में हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो आप शपथ पत्र लाइए कि आपने जो कि भूल से गलत भरा है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है और आपको विशेष परेशानी नहीं होती है। इसीलिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है जो कि इस पर हुई है गलतियाँ। आरक्षण का ही चर्चा करते हैं। आरक्षण जो है ये मूलवासी को ही देय है। सिर्फ एक आरक्षण जो है वो मिलती है बाहर वाले को, अगर कहें तो महिला आरक्षण जनरल की वो मिल रही है, मूलवासी को ही देय है क्योंकि वो क्षैतिज आरक्षण है। और ऑनलाइन आवेदन द्वारा किए गए आरक्षण से किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं। इस संबंध में आवेदन पर विचार, गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा। तो जिन्होंने भी फिर है जो कि गलतियाँ हुई है ग्रेजुएशन लेवल पर, कि जनरली गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले तो BC MBC लोग समझते नहीं हैं, ये बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ किया है। अगर फॉर्म है जो कि 12 लाख के आसपास में है, तो ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ BC, वो खुद ही नहीं जानते कि मैं किस कास्ट का हूँ, और किसी ने कह दिया कि आपका है, या किसी ने साइबर कैफ़े वाला पर छोड़ दिया। साइबर कैफ़े भी भूमिका अच्छा निभाया है गलतियों करने में, मतलब वो कभी भी पीछा है जो कि आप लोगों का, उसका कारण साइबर कैफ़े वाला नहीं है, जो छात्र है उम्मीदवार है वो है, क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं है, साइबर कैफ़े वाले पर सब छोड़ दिया, तो वो तो परेशान तो होंगे ही। तो BC को बहुत सारे लोग अपने कास्ट में नहीं जानते कि BC में है कि MBC में है, तो इसके लिए जो कि BC थे MBC भर दिया, MBC थे BC भर दिया। तो ये जो है गलतियां हुई, उनको जो है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनका कोई उपाय नहीं है। उनको जो कि जनरल में होगा, उनको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं, आरक्षण में आते हैं, तो उनको फाइनली जो कि काउंसलिंग में बाहर कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी ये गलतियाँ की हैं उनके लिए बस एक ही उपाय है,
और ज़्यादा मन लगा कर तैयारी करें। उसके बाद आते हैं ये दावा ऑनलाइन आवेदन के समय आरक्षण कोटि के अनुरूप निर्गत वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मेरे पास आय है, निवास है, जाति है, तो क्या मैं उसी के आधार पर जो कि एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म भर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, क्योंकि फिर आए जो कि आपको परेशानी और आपको निकाल दिया जाएगा। और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र जो था वो एससी और एसटी के लिए उस कॉलम में था, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए था, बीसी एनसीएल है तो बीसी एनसीएल चाहिए, एमबीसी एनसीएल है तो एमबीसी एनसीएल। क्या ओबीसी जिन्होंने दिया उनका क्या होगा? तो उनको जो है ओबीसी दिया है तो मान कर दिया जाएगा, लेकिन ये भविष्य में देख, लेकिन बीसी और एमबीसी दिए तो उनका 100% है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो ओबीसी जो दिए हैं वो उनको बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको केंद्र सरकार वाले बिहार सरकार में है जो कि देना है, ये भी नहीं लिखा, क्योंकि बिहार सरकार में 2 पार्ट हो गया, इसीलिए जो कि देना। अगर एक बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ओबीसी ही दे दूँ, हमारा ये कहना है कि अगर ओबीसी ही देते तो बिहार सरकार सर्टिफिकेट क्यों बनवाने कहती है बीसी एमबीसी? ओबीसी से ही काम चल जाता, क्योंकि भारत में यही बिहार राज्य है। तो इसीलिए आप लोग जो कि इस टेक्निकल फॉल्ट को बहुत सारे लोग नहीं समझे और लापरवाही है जो कि नहीं ओबीसी है मैंने भर दिया, ठीक है, आप आगे आयोग जानेगी और आप जानेंगे। उसके बाद है जो कि ये हो गया। अब जो गलतियां हुई है, एससी एसटी का सक्षम प्राधिकार, तो जो बहुत सारे ये जो है ये इसमें ज़्यादा गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लग। बहुत सारे लोग इसमें भी पूछ रहे थे कि क्या इसमें भी एनसीएल बनता है? तो एनसीएल 2 ही चीज़ में बनता है, नॉन क्रीमी लेयर, हालांकि उसको नॉन क्रिमिनल नहीं कहा जाता, ईडब्ल्यूएस और बीसी एमबीसी एनसीएल में। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर का दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो है जो कि ये समझने में भी शुरुआत में परेशानी हुई, बहुत समझाते समझते बहुत सारे लोग समझे कि ये अगर जो है आपका एनसीएल पुराना है, बीसी या एमबीसी का बना हुआ है, या ओबीसी भी डाल दिए हैं लोग, तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको 1 साल के अंदर है, जो कि 1 साल से पुराना है तो वो चलेगा, और काउंसलिंग के समय घोषणा करना, अभी कुछ नहीं करना है। तो ये है जो कि बहुत सारे लोग। फिर कंडीशन ये आया कि 2 साल पुराना भी है और है जो कि नया है जो कि बनवा लिया, तो अब किसको डालें? अगर आपने नया बनवाया है तो नया डालें, क्योंकि नहीं है तब पुराना डालें। अगर आपने नया बनवा लिया और पुराना दिया है, इसका मतलब है कि आप है जो कि जानबूझकर है जो कि ऐसा किए, ये कहीं ना कहीं है जो कि गलत मैसेज आता है। अगर आपने अभी का सर्टिफिकेट इस समय का बना लिया है और पुराना देते हैं तो इसका मतलब जानबूझकर नहीं, किसी कारण बस बना है, फॉर्म भर दिए हैं उसके बाद बन के आया है तब परेशानी नहीं। मतलब ये मैसेज कहीं न कहीं कभी नहीं जाना चाहिए कि आपने गलत जानबूझकर किया है। तो ये हो गया। और इससे तो मैं भी परेशान थोड़ा बहुत रहा हूँ। ये महिलाओं की जो जाति क्रीमी लेयर का जो है रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के एवं पता के, ना कि उनके, तो कंडीशन ये आता है एड्रेस वाले में प्रॉब्लम आता है कि जाति जो बनती है वो पिता के यहाँ बनती है, आवास और जो आय है वो पति के यहाँ बनता है। फिर एड्रेस क्रीमी लेयर में फिर बहुत सारे लोग कर रहे थे कि नहीं ये एड्रेस आपने आवासीय पति के यहाँ बना, तो वहाँ जबकि यहाँ स्पष्ट सिर्फ क्रीमी लेयर वाले में लिखा हुआ कि ये पता होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाले में ये जो है जाति और ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए है। उसके बाद है जो कि आगे देखते हैं कहाँ कहाँ है जो कि किसके क्या सॉल्यूशन। दिव्यांग अभ्यर्थी हो जो कि डीक्यू के सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र है। उम्र सीमा है जो कि बहुत सारे लोग शुरुआत में समझने में हुई कि ये जो है 1/8/2015 अधिकतम उम्र, क्योंकि स्पष्ट रूप से थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है पूरी तरह, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा इतनी, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा जो थी वो 37 वर्ष जनरल की जो थी वो 1/8/2015 थी, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2021 की 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और ये लिखा हुआ अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित का 37 है, अनारक्षित का पिछड़ा वर्ग का 40 है। तो इसके अनुसार अगर मान लीजिए कि अनुसूचित जाति हैं, 42 वर्ष कब से जोड़ना है? तो 1/8/2015 से, अभी से नहीं जोड़ना है। अगर 1/8/2015 के वो 41 वर्ष के और एससी है तो वो फॉर्म है जो कि ये भर सकते थे। अगर नहीं भरे हैं तो आप लोग है जो कि मेरा ये बताने का मतलब है कि जो लोग किसी कारणवश है जो कि या गलती कर दिए हैं या छूट गए हैं या गलत
या भरने की उनको जानकारी के अभाव में भर नहीं पाए, तो वो है जो कि फॉर्म भर ले, क्योंकि अगर कल आप नहीं भरते और डेट नहीं भरते तो आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। बिहार सरकार है जो कि यहाँ पर दिखा हुआ है कि 3 वर्षों की निरंतर सेवा, ये किनके लिए है? ये जो बिहार सरकार के रेगुलर सर्विस में हैं, जिनको है जो कि 3 साल का जॉब पूरा हो चुका है और 37 वर्ष भी मान लीजिए जनरल में है और उनका है जो कि 38 वर्ष एज हो रहा है, और तो वो है जो कि 3 साल पूरा कर चुके हैं, और तो ये फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। और यहाँ पर है सरकारी आयु सीमा में ये सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण, मतलब अनुमति है जो कि नेसेसरी है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि एनओसी नहीं लेते, ये बहुत गलत आदत है। हमारा कहना है कि आपको अभी आवेदन देने में क्या तकलीफ है, वो अनुमति दे नहीं दे। अगर आप आवेदन देते हैं तो इसका मतलब आपने है जो कि सूचना को जो कि छिपाया नहीं। अगर आप फिर भी एनओसी वहाँ पर सूचना नहीं देते, चाहे किसी भी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में खासकर हो, वहाँ सूचना नहीं देते, इसका मतलब साफ है कि आपने जो कि जानबूझकर कम से कम आवेदन तो ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाते कि नहीं आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं, अनुमति मिल जाए तो आप फॉर्म भर दें। नहीं मिली है तो आपको मुश्किल हो सकती है। 3 अवसरों की सीमा है जो कि ये बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम पर लागू होती है कि अगर आपने 3 बीपीएससी या बीएसएससी की परीक्षा दे चुके हैं तो वो आप फॉर्म नहीं, ऐसे बहुत कम कंडीशन होंगे, क्योंकि जनरल कंपटीशन की बीएसएससी की वैकेंसी बहुत कम आई है। हाँ, जो टेक्निकल होंगे उनको हो सकता कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी हुई होगी। 3 वर्षों की परीक्षा शुल्क तो आप लोग क्योंकि अंतिम चरण में है, और ये सिलेबस है जो कि मैंने कई बार बताया कि 150 प्रश्न है, नेगेटिव 4 है, उस पर चर्चा अभी नहीं करूँगा, क्योंकि फॉर्म भरने की इसके बाद में ये फॉर्म जब भरा जाएगा तो आपकी तैयारी है जो कि कराई जाएगी। और सबसे फिर जो कि गलतियाँ किए हैं, ये जो यहाँ भी बहुत सारे लोग गलतियाँ किए हैं। श्रुति लेखक इनको चाहिए था, यहाँ पर नो कर दिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान से भरनी चाहिए। फिर है आपको जो अभ्यर्थी की उच्च गुणवत्ता वाला फोटोग्राफ, फाइनली यही है कि आप उच्च गुणवत्ता पर पृष्ठभूमि सफ़ेद होना है। तो ये जो है बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। अगर मानकर चले तो हो सकता है 20-30% भी निकल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लू बैकग्राउंड दिए हैं, उसके बाद रेड बैकग्राउंड दिया। अगर दे दिए हैं तो परेशान है, क्योंकि उच्च अच्छी क्वालिटी का है तो चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और इसको 5 प्रतियाँ जो कि सुरक्षित रखें। उसके बाद आते हैं यहाँ पर है जो कि तो ये सब अगर आपने पता गलत भरा है, मोबाइल नंबर पर है जो कि मैसेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है, बाद में आ जाएगा। फिर बहुत सारे लोग एडिटिंग की मांग रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल में एडिटिंग हर हाल में आना, मतलब गलतियाँ आप करें और आयोग है जो कि बार बार एडिटिंग, बहुत सारे आयोग है जो कि एडिटिंग का दिया है अगर आप ग्रेजुएशन टेक्निकल, तो ये सही बात, लेकिन आयोग की मर्जी पर निर्भर है कि दे सकती है या नहीं दे सकती है। अब आते हैं जो एनसीएल बनवा रहे हैं, जो न्यू एनसीएल जो बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थी बना, वो सारे परेशान है। आरओ का हो गया, आरओ ने साइन कर दिया, क्या वो सही है? एकदम सही है, उसको आप दे सकते हैं। फिर अंचलाधिकारी ने, क्योंकि अंचलाधिकारी का पावर है जो कि ख़त्म कर दिया, आरओ ही बना, अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आप जाँच करें। तो आरओ का जो बना हुआ है वो भी है जो कि चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एसडीओ और ये सबसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप है जो कि इतने ही डालेंगे तो चलेगा। अगर नाम कुछ गलत है तो उसको सुधरवा कर डालें। और उसके बाद बिहार दरोगा और जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं, उन दोनों की परीक्षा बहुत सारे छात्र, क्योंकि 14,000 के आसपास उसमें छात्र हैं और वहाँ पर लाखों छात्र हैं, तो किसी न किसी बोर्ड पर हैं। आरआरबी बहुत सारे लोगों को ये बेहतरीन मौका, एक तरफ फिजिकल है और एक तरफ सीवीटी 2 है, और दोनों चांस है जो कि नहीं छोड़ना चाहते। उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो क्या करें, वो सिर्फ मायूस हैं कि कहाँ कहा जाए, क्या कहा जाए। तो निश्चित रूप से ये द्वंद्व की स्थिति है, और उम्मीद है कि ये है जो कि आपको अगर दोनों परीक्षाएं साथ में होती है, या मान लीजिए कि आप आरआरबी में भी आवेदन दे सकते हैं कि मेरी परीक्षा, आरआरबी तो मानेगा नहीं, आप आयोग में भी दे सकते हैं कि मेरी परीक्षा है जो कि इसमें है, तो हो सकता है सहानुभूतिपूर्वक जो कि विचार किया जा सकता है। लेकिन ये आयोग की मर्जी पर पूरी तरह निर्भर है कि आपको डेट, क्योंकि कई कंडीशन में ऐसे हुए जिनकी मेडिकल कंडीशन में तो मैं आपने भी देखा होगा कि उनकी तिथि है जो कि जो फिजिकल की तिथि है चेंज की जाती है, लेकिन इस कंडीशन में चेंज होगी या नहीं होगी ये पूरी तरह जो कि आयोग पर निर्भर है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर।
तो ये जो है आपको प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा के लिए 42 है जो कि मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। और लिखित परीक्षा का आयोजन 31 मई को होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक चलेगी। पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर चलेगी। 14,885 परीक्षार्थी जो कि शामिल होंगे। और इसकी तैयारियां को लेकर है जो कि ये सब तैयारी किया गया है। क्या क्या चीज़ नहीं जाए, सब कैलकुलेटर ये सब नहीं है। 10:30 से 11:30 बजे जो कि किया जाएगा। और ये बीपीएससी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये 14,885 ही अभ्यर्थी क्यों शामिल हुए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से कहें तो नियोजित शिक्षक जिनका अनुभव हो गया है बीएड कर लिए, वो बहुत सारी कंडीशन है, इसीलिए संख्या बल है जो कि काफ़ी कम है। बीएड की आवेदन तिथि है जो कि तिथि करने की तिथि समाप्त हो गई है। और 37,350 सीटों के लिए 2.25 लाख है जो कि बीएड नामांकन लगा गए। हालांकि 2 दिन तक आवेदन में सुधार का मौका जाएगा। 23 जून को एंट्रेंस टेस्ट का है जो कि आयोजन किया था। 13 जून को जो कि आपका एडमिट कार्ड है जो कि जारी किया जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।